हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक है क्रॉनिक पेनी मॉडल। अब डायरेक्टली क्रॉनिक पेनी मॉडल के ऊपर आने से पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं कि जो क्रॉनिक पेनी मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों ये दिया गया था। अगर हम लोग बात करें कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी की बात की, फिर उसके बाद हम लोगों ने बैंड थ्योरी की भी बात की, फिर उसके बाद क्वांटम थ्योरी की भी बात की। तो क्वांटम सबके अपने अपने पोस्टुलेट्स और डिसएडवांटेजेस थे, फेलियर थे। अब क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला कि कोई भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एक मेटल में एक्सपीरियंस करता है कोई कांस्टेंट या जीरो पोटेंशियल, और वो क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, बट वो बाहर नहीं आ सकता मेटल के। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको इनफाइनाइट पोटेंशियल लगता है। कहां पर? सरफेस के ऊपर। ठीक है। अब ये तो पोस्टुलेट था क्वांटम थ्योरी ने, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने ये बता दिया, और प्लस साथ में उसने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया, स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन किया, थर्मियोनिक इमिशन को एक्सप्लेन किया, एंड पैरामैग्नेटिज्म को भी एक्सप्लेन किया। इन सारे फिनोमेना को उसने एक्सप्लेन किया। बट क्या हुआ, ये थ्योरी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जैसे कि सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, या ये तीनों अलग अलग क्यों होते हैं, ये नहीं समझा पाई थी। फिर उसके बाद हॉल कोफिशिएंट ऑफ मेटल जो है वो पॉजिटिव क्यों आता है और कैसे आता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और डाइवैलेंट मेटल्स की लो कंडक्टिविटी इन कंपैरिजन टू मोनोवैलेंट मेटल जो होती है वो क्यों होती है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इन सारी ड्रॉबैक्स या डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया कि पीरियोडिक पोटेंशियल पॉजिटिव आयंस की वजह से किसी भी एक मेटल में इस चीज को कंसिडर किया गया कि किसी भी एक मेटल के अंदर पॉजिटिव आयंस की वजह से पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि हम लोगों ने ये देखा कि कभी जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है आयंस के बीच में से जब मूव करता है तो वेरिंग पोटेंशियल एक्सपीरियंस करता है, और जो पोटेंशियल है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पॉजिटिव आयन साइड के ऊपर वो जीरो होता है, और दो आयंस के बीच में मैक्सिमम होता है। ये जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जो है वो पोटेंशियल एक्सपीरियंस करता है जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है पॉजिटिव आयंस के बीचों बीच। ठीक है। ये हम देख सकते हैं कि ये जो फिगर हमारी फिगर 1 है, फिगर 1 में जो है ये पॉजिटिव आयंस है ये सारे के सारे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यहाँ से इस तरफ, यहाँ पे इन सारे पॉजिटिव आयंस के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉन का आयन के पास में यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। जैसे जैसे वो दो आयंस के बीच में मूव करता है पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे वो एक लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल वैरी होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है एक आयन से इलेक्ट्रॉन का वैरी होगा। ठीक है। अब आगे बात करें, ये जो फिगर 2 है, आप फिगर 2 में ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये हमारा एक आयन है। ठीक है। अब आयन से अगर इलेक्ट्रॉन दूर है तो क्या होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आयन की विसिनिटी में आएगा पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आयन से दूर जाएगा पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और फिर जैसे जैसे फिर अगेन दूसरे के पास में होगा तो पोटेंशियल अगेन कम होता जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो पोटेंशियल है वो वैरी करता है। ठीक है। अब और बात करते हैं कि अब ये जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करता है वो पीरियोडिकली वैरी होता है। अब ये देखा हम लोगों ने फिगर में, वो पीरियोडिकली वैरी होता है। कैसे? जैसे कि मान लो, क्यों? क्योंकि पीरियोडिकली वैरी इसलिए होता है क्योंकि जो आयंस है, आयन की जो लोकेशन है वो फिक्स है। जैसे जैसे लोकेशन चेंज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होता रहेगा। ठीक है। और ये जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स रहती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस। अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पोटेंशियल जो है वो दैट विल बी फंक्शन ऑफ वी एक्स, और उसकी पीरियोडिसिटी जो होगी वो वी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस
ए होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग फिगर सी की बात करें या थर्ड फिगर की बात करें तो थर्ड फिगर में जो पीरियोडिक पोटेंशियल जो है वो पीरियोडिक पोटेंशियल एक स्क्वायर वेल की तरह रेक्टेंगुलर पोटेंशियल की तरह दिया हुआ है। वी एक्स हमारा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल जो है दूसरा वेरी करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, जो क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी थोड़ी, तो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर ने किसी भी पार्टिकल के मोशन को मॉडिफाई किया था और ये जो इक्वेशन नंबर 3.2 है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ था। ठीक है, तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है किसी भी एक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अलोंग एक्स डायरेक्शन, इट इज del square psi upon del x square plus twice of m upon h cross square e minus vx psi is equals to 0। अब psi क्या है, वेव फंक्शन है किसका, किसी भी एक पार्टिकल का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब सिर्फ और सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन में है इसीलिए यहाँ पर dx स्क्वायर हमको दिया हुआ है। अब उसके बाद आगे की तरफ बात करें तो आगे क्या हो जाता है हमारे यहाँ पर क्या है कि प्लस ट्वाइस ऑफ m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्रॉस स्क्वायर इज ये हो गया h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, E इज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, V इज पोटेंशियल हो गया इज इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ब्लॉच ने दिया था कि साई एक्स इज इक्वल्स टू यू के फंक्शन ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स। अब यहाँ पर यू के एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, यू के इज इक्वल्स टू यू के फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए। एक ए क्या हो गया, वो पीरियड बता रहा है कि दो पोटेंशियल के बीच में गैप बता रहा है कि इतना होता है। अब यहाँ पर ये जो 3.3 जो है इक्वेशन है वो 3.2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, बट यहाँ पर सॉल्यूशन तो दिया हुआ है बट हम ये बोल सकते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है इन पोटेंशियल से इजीली सॉल्व नहीं हो सकती है। तो इसीलिए क्रोनिग और पेनी ने क्या किया, अप्रॉक्सीमेट किया पोटेंशियल को किसी भी एक क्रिस्टल के अंदर और अप्रॉक्सीमेट किया कि ये जो हम लोगों ने फिगर बी जो थी वो बी जो देखी थी वो फिगर क्या थी, यहाँ पर ये जो थी वहाँ पर क्या है पोटेंशियल जो है वो अप्स एंड डाउन्स में है। ठीक है, बट क्रोनिग पेनी ने उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, फिगर सी जो है उसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में अज्यूम किया था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इस मॉडल को मॉडल ऑफ पोटेंशियल जिसमें जो है रेक्टेंगुलर शेप के पोटेंशियल्स हैं उसको क्रोनिग पेनी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब क्रोनिग पेनी मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है और एनर्जी बैंड किस तरह से आता है वो हम लोग देखो। अब यहाँ पर ये हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल्स हैं, बैरियर्स हैं, वो क्रोनिग पेनी ने अज्यूम किया था वन डायमेंशनल लैटिस के लिए इन द ईयर 1931। ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए बेस्ट सूट करते हैं। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि जो विड्थ है पोटेंशियल का और जो पोटेंशियल बैरियर है वो ए एंड बी है। ठीक है, 0 से ए तक इज द विड्थ ऑफ पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बैरियर ये ऊपर की तरफ जो V नॉट है वो 0 to B, दैट मीन्स माइनस ऑफ B इस तरह से जाता है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेल के अंदर इज 0, क्यों, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहा है अंदर, दैट मीन्स पोटेंशियल इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड इन द बैरियर इट पोजेसेस, और एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है V नॉट बैरियर की। ठीक है, अब आगे बात करें कि ये जो पीरियोडिसिटी है वो A प्लस बी है, दैट मीन्स A प्लस बी के बाद में ये A प्लस बी इतने पूरे रेंज के बाद A प्लस बी ये माइनस बी से A तक इस रीजन के बाद सेम जो पोटेंशियल है रिपीट होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट मॉडल है बट क्लोज टू द रियलिटी है। अब ये जो एनर्जी है और जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के इस मॉडल में वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, दो रीजन में हम लोगों ने इसको दो रीजन में सॉल्व करेंगे हम लोग, या दो रीजन में डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो दो रीजन हैं वो कौन कौन से रीजन हो जाते हैं, ये हो गया, ये रीजन 1 हो गया। ठीक है, एंड ये जो रीजन है वो रीजन 2 हो गया। रीजन 1 दैट मीन्स 0 to A तक रीजन 1 एंड 0 to -1 इज रीजन
2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल वी नॉट जो है वो 0 है। अब ये 0 और ए के बीच में लाई करता है पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग। सेकंड में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी नॉट। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0 और माइनस बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने दो क्वांटिटीज अज्यूम की, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया कि अल्फा स्क्वायर ये जो ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर हो गया, दिस इज अल्फा स्क्वायर। और अगर बीटा स्क्वायर की बात करें तो नीचे वाले एक्सप्रेशन में ट्वाइस ऑफ एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी नॉट, दिस इज बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो चेंज होकर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0, ये 0 से 1 के बीच के लिए, और माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस बी और 0 के लिए। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं 3.8 एंड 3.9, दोनों को अगर ध्यान से देखो तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग प्लेन वेव के फॉर्म में ई रेज टू पावर आई के एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साई एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स यू के एक्स। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर जो k है वो 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज वेव वेक्टर। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, इक्वेशन नंबर 3.10 को। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साई एक्स का डेल साई बाई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बाई पार्ट्स करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू बी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ई रेज टू पावर आई के एक्स का करते हैं, तो वहाँ पर आई के नीचे आ जाएगा ई रेज टू पावर आई के एक्स एज इट इज एंड यू के एक्स एज इट इज आ गया, प्लस ई रेज टू पावर आई के एक्स एज इट इज बाहर आ गया, प्लस यू के का करें डी यू बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब फिर दोबारा इसको अगेन एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इट ट्वाइस। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेम। अब यहाँ पर ये जो पहली वाली टर्म थी, इस टर्म को दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो अगेन सेम, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो ई रेज टू पावर आई आयोटा के एक्स का आयोटा के नीचे आ जाएगा और ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स एज इट इज आ जाएगा और यू के एक्स एज इट इज। तो के इंटू के स्क्वायर, और जो आई स्क्वायर जो था उसका -1 हो गया यहाँ पर, प्लस अगर यहाँ पर दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पर अगेन 2 हो गया ए इंटू बी। तो यहाँ पर अब यू के का करें तो ट्वाइस ऑफ आई ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स डी यू बाई डी एक्स, और जो सेकेंड टर्म है ई रेज टू पावर आई के एक्स डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से डबल डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको। यहाँ पर आ गया हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन। अब ये जो वैल्यू है किसकी, इन वैल्यू को 3.8 एंड 3.9 में सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब कहाँ पर किया, ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दोनों इक्वेशन में, कहाँ पर इक्वेशन नंबर 3.8 यहाँ पर और 3.9 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास इक्वेशन जो बचेगी वो बचेगी, पहली इक्वेशन माइनस ऑफ के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स यू के एक्स प्लस 2i के ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ई रेज टू पावर आई के एक्स यू के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये जो है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको रीअरेंज किया हम लोगों ने। ठीक है, और ध्यान से देखो ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स सब में कॉमन है तो कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड लेके चले गए। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर पहला, फिर दूसरा ट्वाइस ऑफ आई, दूसरा ट्वाइस ऑफ आई, ये पहला इधर से उठाया, दूसरी टर्म ट्वाइस ऑफ आई आयोटा के डी यू बाई डी एक्स, ये सेकेंड टर्म आ गई। तीसरी टर्म जो है वो ये और ये वाली जो टर्म है, इन दोनों टर्म्स को उठाया। यहाँ पर हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर माइनस किया, यू के एक्स जो है कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स कॉमन निकाल के बाहर चला गया। वैसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन के लिए कर सकते हैं। तो दूसरी इक्वेशन जो है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर पहली टर्म एज इट इज आ जाएगी, दूसरी टर्म एज इट इज आ जाएगी, तीसरे में सिर्फ अल्फा और बीटा स्क्वायर का चेंज है और माइनस का, तो वो तीसरी टर्म इज इक्वल टू 0। ये -b से 0 के रेंज के लिए है। ठीक है,
अब इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो e रेज़ टू पावर nx है, ठीक है, तो e रेज़ टू पावर nx की जो वैल्यू है वो हम u इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx अज्यूम किया, तो du बाई dx क्या हो गया, m e रेज़ टू पावर mx ये आ गया, और उसका डबल डिफरेंशियल क्या हो गया, m स्क्वायर e रेज़ टू पावर mx आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, ये u du बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इनको उठा के ऊपर 3.11 एंड 12 में सब्सटीट्यूट कर दिया। तब पहले 11 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो जब 11 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है इसकी जगह हमने क्या लिखा, पहले वाले केस में डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एम एक्स, फिर डी यू बाई डी एक्स में हम लोगों ने एम ई रेज़ टू पावर एम एक्स रख दिया, फिर आगे जो यू के है वहाँ पर ई रेज़ टू पावर एम एक्स रख दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एम स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एम एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ आई के एम ई एक्सपोनेंशियल ऑफ एम एक्स एंड माइनस ऑफ प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एम एक्स। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर ई रेज़ टू पावर एम एक्स, ई रेज़ टू पावर एम एक्स एंड ई रेज़ टू पावर एम एक्स कॉमन निकाल के राइट साइड में भेज दिया, जीरो हो गया, तो बचा एम स्क्वायर ट्वाइस ऑफ आई के एम अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, माइनस ऑफ बी, ए वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाल ली एम की वैल्यू। अब एम की वैल्यू निकालें, उसको सॉल्व करें तो एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ आयोटा के प्लस माइनस ऑफ आयोटा अल्फ़ा। अब यहाँ पर दो वैल्यू है, एक प्लस है एक माइनस, अगर प्लस लेते हैं तो वो m1 इज आयोटा अल्फ़ा माइनस के और m2 इज माइनस ऑफ आयोटा अल्फ़ा प्लस के, ये दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, ये जो इक्वेशन है इनका जो नॉर्मल जनरल सॉल्यूशन जो होता है ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस के एक्स एंड बी रेज़ टू पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस के ऑफ एक्स, जीरो से एक के लिए ये u1 हो गया पहले वाले केस के लिए। अब वैसे ही दूसरे रीजन के लिए माइनस बी से ज़ीरो के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, u2 में कांस्टेंट जो है पहले रीजन में जो थे ए और बी लिया, दूसरे रीजन में सी और डी लिया। ठीक है, ये सीधा के सीधा जो है वो सॉल्यूशन है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। यहाँ पर ये जो u1 और u2 जो है वो रीजन ऑफ 1 एंड 2 के लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और ए बी सी डी ए जो चारों की चारों हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं। ये जो कांस्टेंट है वो हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहली बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन के बारे में बात करें कि बाउंड्री दैट मीन्स जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल पर बाउंड्री पर जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है और वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगर बात करें कि जैसे ही पार्टिकल दो रीजन बात की, पहले रीजन में u1 है, दूसरे रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो u2 है। अब बाउंड्री है, जब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब ट्रांसफ़र स्विचिंग पॉइंट होता है तो उस स्विचिंग पॉइंट पे दोनों जो है पार्टिकल बराबर हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो 3.15 इक्वेशन है उसको अगर ध्यान से देखें तो u1 एट x इज इक्वल टू 0 वो u2 एट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन की ये क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन में ये होता है कि अगर मान लो एक पार्टिकल जो है वो पहले और दूसरे बाउंड्री पे, पहली एक बाउंड्री पे दोनों बराबर हैं तो उनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी बराबर होता है। तो आगे देखें तो डी ऑफ u1 अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 वो डी ऑफ u2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 ये भी बराबर होता है। ठीक है, ये पहली बाउंड्री कंडीशन होगी x इज इक्वल टू 0। अब बात करें x इज इक्वल टू a पे, ठीक है, x इज इक्वल टू a पे u1 और x इज इक्वल टू माइनस b पे u2, यहाँ पर दोनों बराबर होंगे। और अगर इनका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो डी u1 अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू a और डी u2 अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस b, यहाँ पर इस बाउंड्री कंडीशन पे दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या किया कि जो बाउंड्री कंडीशन जो है वो पहले वाले केस में x इज इक्वल टू 0
और दूसरे वाले केस में x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ से पीरियोडिसिटी स्टार्ट हो जाती है वेव फंक्शन की। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग कहाँ पर, 3.15 और 16। ये बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई की कहाँ पर, ये जो हमारी 3.14 है। ठीक है, ए बी सी एंड डी चारों कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो पहले वाले केस में u1 u2 के बराबर है और u1 u2 के बराबर है, तो उस केस में हमारे पास क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखें तो, और एक्सपोनेंशियल, अब u1 u2 बराबर है और पहले वाले केस में x इज इक्वल टू 0 है, तो u1 में x इज इक्वल टू 0 डालो तो e रेज टू पावर a एक्सपोनेंशियल ऑफ ये पूरा फंक्शन इंटू x है, तो e रेज टू पावर 0 प्लस b e रेज टू पावर 0, नीचे u2 में भी c e रेज टू पावर 0 प्लस d e रेज टू पावर 0। अब e रेज टू पावर 0 इज 1, तो u1 इज इक्वल टू a प्लस बी एंड u2 इज इक्वल टू c प्लस डी। अब u1 इज इक्वल टू u2 है इस कंडीशन में, तो a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी। ठीक है, ये हमारी होगी पहले इक्वेशन 3.17। ठीक है, अब इसी में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें भी लगभग सेम होगा, du1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब u1 का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, e रेज टू पावर आई के एक्स, ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा माइनस के एक्स है, तो ई रेज आयोटा अल्फा माइनस के नीचे आ जाएगा, हमारे पास a एक्सपोनेंशियल ऑफ आई अल्फा माइनस के एक्स बचेगा। अगेन यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो अगेन हमारे पास सिर्फ आयोटा अल्फा माइनस के a बचेगा, सिमिलरली b बचेगा माइनस में, एंड c और t d u2 के लिए भी ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। तो पहली वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे इस तरह से आगे, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे सेम x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करके, ये वैल्यू आ गई। फिर हम लोग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है x इज इक्वल टू a, जब x इज इक्वल टू a हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो उस केस में जो है, अब ध्यान देना यहाँ पर ऊपर जो है पहले वाले केस में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म 0 हो गई क्योंकि e रेज टू पावर आयोटा अल्फा माइनस के इंटू एक्स, और x की वैल्यू 0 थी, 0 e रेज टू पावर 0 इज 1। अब दूसरे वाले केस में यहाँ पर देखो e रेज टू पावर आयोटा अल्फा माइनस के x जो था x की जगह a आ गया। ठीक है, फिर अगेन b में भी a आ गया, ये c आ गया एंड ये d आ गया, ये चारों टर्म्स आ गई दोनों, और u1 इज इक्वल टू u2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब और आगे बढ़े, सिमिलरली फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, a आयोटा अल्फा माइनस के एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फा माइनस के a माइनस सिमिलरली b के लिए इज इक्वल्स टू c एंड d के लिए, चारों निकल गए। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस आई हमारे पास कौन कौन सी, ये 3.17, 3.18, 3.19 एंड 3.20। ठीक है, 3.17 से लेके 3.20 ये सारी की सारी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, a b और c d की वैल्यू निकालते हैं एंड डालते हैं, तो जो वेव फंक्शन u1 और u2 है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। ठीक है, तो चारों कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली, और इन कोफिशिएंट से काफ़ी लेंदी क्या बोलते हैं डेरिवेशन है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक्चुअली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसमें वैल्यू निकाली है। जो हम पोटेंशियल बैरियर की बात करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर में ये रीजन लेके चलते हैं और इन तीनों रीजन के अकॉर्डिंगली हम लोग निकालते हैं, बट यहाँ पर मॉडल में सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट पे आते हैं कि अगर हम इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a b c d की वैल्यू वैनिश करेंगे और u1 u2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो आ जाएगा वो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, दैट इज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा बी साइन ऑफ अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा बी कॉस ऑफ अल्फा ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन 3.21 आ जाएगी यहाँ पर। अब ये जो इक्वेशन अगर इसको ध्यान से देखें तो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए क्रॉनिक पेनी ने एक डेल्टा फंक्शन बोला था इस तरह से कि वी नॉट जो है वो क्या बोलते हैं अल्फ़ा के बराबर है और बी टेंड्स टू 0, बट ये जो प्रोडक्ट वी नॉट बी है वो फाइनाइट रहता है, वी नॉट इनफाइनाइट है और बी 0 है, बट इन दोनों का प्रोडक्ट फाइनाइट होता है। तो इन कंडीशन में जो साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा बी है
दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा बी। क्यों? क्योंकि साइन का जो थीटा है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो तो थीटा की वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पर बीटा बी हो गया। और ये वाली वैल्यू वैसे ही कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा बी जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि कॉस बहुत कम है, दैट मीन्स कॉस नियरली इक्वल टू 0, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, बीटा की वैल्यू कम है, तो हमारी ये जो इक्वेशन 3.21 है ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एम वी नॉट बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा साइन ऑफ अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ अल्फा ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ के ए। ठीक है, ये इक्वेशन बचेगी हमारे पास। अब हम लोग एक पी क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, जहाँ पर कि ये जो पी जो है वो किसके बराबर है, ये पी एम वी नॉट बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा, ऊपर वाली 3.22 में पहले वाली इक्वेशन है। तो ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है वो सिंपल पी ऑफ अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ अल्फा ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ के ए, यहाँ पर आ जाएगी हमारे इक्वेशन नंबर 3.23। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है लास्ट, ये क्या है, एक कंडीशन रिप्रेजेंट करती है वेव फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर P जो है वो स्कैटरिंग पावर ऑफ पोटेंशियल बैरियर बताती है कि कितना स्कैटर करता है कोई भी पोटेंशियल बैरियर किसी भी वेव को। वो क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में अटैच होता है इनके साथ। और जो टर्म वी नॉट बी जो है उसको हम लोग बैरियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब अगर मान लो P की वैल्यू इंक्रीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जनरली क्या है, बाउंड होता है ज़्यादा स्ट्रांगली पोटेंशियल वेल के साथ। जब P 0 की तरफ टेंड करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन जो है हमारी इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड जो है, ये वाला जो है राइट हैंड साइड, अब ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या बता रहा है कि वैल्यू जो है वो +-1 तक आता है। क्यों? क्योंकि कॉस +1 से स्टार्ट होकर -1 तक जाता है पूरा। बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड इससे ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा ए है प्लस एक फैक्टर भी है साथ में इसमें, क्योंकि इसी वजह से वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो अगर हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को अल्फ़ा ए वैल्यू के साथ प्लॉट करें, ठीक है, और अलाउड पार्ट्स ऑफ द कर्व फाइंड करें, तो वहाँ पर हमको क्या मिलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो +-1 पे वर्टिकल लाइन पे हमको मिलती है। और जो पार्ट्स ऑफ द कर्व हैं जो +-1 के बीच में लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वो एक्सेप्टेबल है लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ द इक्वेशन 3.23। किस तरह से आता है ये देखो। अब हमने जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन 3.23, उसका लेफ्ट हैंड साइड P साइन ऑफ अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ अल्फा ए, इसको प्लॉट किया। ठीक है, और साथ में अल्फ़ा ए, इन दोनों को प्लॉट किया। तो जब इन सब को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो अगर देखो इनकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, +1 से लेके -1 यहाँ तक लाई करती है। ठीक है, अब जैसे जैसे P बढ़ता है तो जैसे जैसे क्या बोलते हैं वेव इक्वेशन चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा कर्व चेंज होता है। ठीक है, अल्फ़ा ए इस तरह से प्लॉट करेंगे, अल्फ़ा ए वर्सेस P साइन अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा ए प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा ए, तो इस तरह से वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये पूरी की पूरी +1 से -1 तक फ्लक्चुएट होता है या वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें कि हमने क्या किया, यहाँ पर क्या कंक्लूजन मिला कि जो अलाउड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ए है, और एनर्जी की बात करें, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर जो है ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर हमने सबसे स्टार्टिंग में ही अज्यूम कर लिया था अल्फ़ा की वैल्यू। उसके लिए जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो सॉल्यूशन है वो अल्फ़ा ए के लिए हम लोगों ने शेडो पोर्शन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है? ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा ए की वैल्यूज़। ठीक है, और अगर बात करें कि ग्राफ से हम ये बोल सकते हैं कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है पीरियोडिक पोटेंशियल में, वो क्या करते हैं, पोजेसेस द बैंड ऑफ अलाउड एनर्जी। ठीक है, तो ये जो अलाउड वैल्यूज जो हैं वो अलाउड वैल्यूज जो हैं वो शेडेड रीजन में लिखे हैं, और उनके बीच में क्या है, उनके बीच में जो है वो फॉरबिडन गैप है। अब ये जो मैंने शेडेड रीजन कलर किया हुआ है वो अलाउड बैंड्स हैं, बट इन दोनों के बीच में ये जो है
जो हमारा माइनस ये अल्फ़ा, ये वाला जो रीजन है ये फॉरबिडन रीजन है, यहाँ पर फॉरबिडन रीजन है, ये फॉरबिडन रीजन है, ये फॉरबिडन रीजन है। अलाउड कौन सा है? ये वाला शेडेड रीजन यहाँ पर, दिस शेडेड रीजन इज अलाउड बैंड, दिस शेडेड रीजन इज अलाउड बैंड, दिस इज ऑल्सो अलाउड बैंड। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो सर्कल किया हुआ है वो अलाउड बैंड आते हैं। ठीक है, अब सेकेंड कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जैसे जैसे अल्फा ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, width of the allowed energy band increases and width of the forbidden band decreases। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फ़ा ए की वैल्यू इस तरह से इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर जो अलाउड बैंड है, कौन सा अलाउड बैंड, ये देखो ये अलाउड बैंड है, इसकी विड्थ देखो, इसकी विड्थ इंक्रीज हुई, इसकी विड्थ इंक्रीज हुई। ठीक है, तो जैसे जैसे अल्फ़ा ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो विड्थ की वैल्यू भी, ये शेडेड रीजन की अलाउड बैंड की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। बट बिल्कुल उसके ऑपोजिट देखें तो फॉरबिडन बैंड जो है, ये फॉरबिडन बैंड, इसकी विड्थ देखो, नेक्स्ट बैंड पे आए इसकी विड्थ थोड़ी कम हो गई, और आगे चलें इसकी बैंड विड्थ जो है इस बैंड की कम हो गई। तो जैसे जैसे अल्फ़ा ए की वैल्यू इंक्रीज होती है, अलाउड एनर्जी बैंड की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है, एंड फॉरबिडन बैंड की जो विड्थ है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, अब मान लो हमने ये देखा कि P की वैल्यू अगर चेंज होती है तो किस तरह से क्या बोलते हैं ग्राफ में या वैल्यूज़ में चेंज होता है, या वेरिंग P की वैल्यू किस तरह से इफेक्ट करती है सब चीज़ों की। अब मान लो P की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो कर्व जो है क्रॉसेस ±1, क्योंकि P की वैल्यू क्या हो रही है, P की वैल्यू इस तरह से इंक्रीज हो रही है। जब P की वैल्यू इंक्रीज होगी तो नॉर्मल केस में देखें तो x लाइन पे वो ±1 यहाँ तक ही लाई कर रहा है। अगर मान लो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, अलाउड बैंड जो है वो क्या हो रहा है, उसमें विड्थ जो है बढ़ेगी, तो जो कर्व है वो ±1 की लाई को क्रॉस करेगा एकदम स्ट्रिपली, और जो अलाउड बैंड है वो नैरोअर हो जाएंगे, और फॉरबिडन बैंड जो है वो क्या हो जाएंगे, वाइडर हो जाएंगे। बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था, हमने अलाउड बैंड की विड्थ जो है इंक्रीज और फॉरबिडन, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अलाउड बैंड जो है वो नैरोअर हो रहा है और फॉरबिडन बैंड जो है वो वाइडर हो रहा है। ये देखो ये फॉरबिडन बैंड जो है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, वाइडर होते जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लो P की वैल्यू, अब यहाँ पर हम लोगों ने P की वैल्यू जो है वो P की वैल्यू क्या देखी थी कि मान लो P की वैल्यू लार्ज है तो क्या होता है, तो अगर मान लो P की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो जो एनर्जी बैंड जो है, अब जैसे जैसे P की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो अलाउड एनर्जी बैंड है उनकी विड्थ जो है कम होती जा रही है। तो अगर वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो जो सिंगल जो बैंड की जो विड्थ है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड, उनकी विड्थ क्या हो गई, एकदम रिड्यूस हो गई। तो जो एनर्जी लेवल जो है इस केस में वो डिस्क्रीट हो जाएंगे, एक सिंगल वैल्यू, बहुत मोटा नहीं हो जाएगा। किस तरह से, जैसे एनर्जी वैल्यू ऑफ पार्टिकल जो है कांस्टेंट पोटेंशियल बॉक्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कि विड्थ है, विड्थ तो बड़ी है बट अलाउड एनर्जी बैंड की विड्थ बहुत ज़्यादा पतली हो गई, एक सिंगल लाइन की तरह यहाँ एंड यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, अब पहले P इंक्रीज हो रहा था, फिर P इनफाइनाइट लिया, अब मान लो P अप्रोचेस 0। अब P की वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रही है तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, जिसमें P प्लस ये जो था ये क्या था, इट इज़ P साइन ऑफ अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ अल्फा ए, ये था। इसकी वैल्यू में क्या होगा, विल नॉट क्रॉस द +-1 लाइन, वो लाइन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये +-1 की लाइन है ना, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, वो यहाँ तक ही लिमिटेड रहेगा अगर P अप्रोचेस 0। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जितनी भी एनर्जी जो है, जो भी अलाउड है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो सारी मिलेगी हमको। और अगर मान लो हम 0 से इन्फिनिटी तक वैरी कर रहे हैं तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो भी वेरी करेंगे फ्रॉम कंटिन्यूस टू बाउंड, ठीक है, सिंगल, दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू बी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हमारा थर्ड पोर्शन, पी की थर्ड वैल्यू, एक इंक्रीज, एक इनफाइनाइट और एक जीरो की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो है दैट इज ई के डायग्राम, दैट इज एनर्जी एंड के, जो वेव वेक्टर आता है उसके बीच में जो डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ अलाउड वैल्यू जो है वहीं पर उसकी वैल्यू जा सकती है। तो अब हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो क्या बोलते हैं एनर्जी है वो अलाउड है, जितनी हो सकती है उतनी मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और जो वेव नंबर है या प्रोपेगेशन वेक्टर के है, उन दोनों को प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में। अब अगर ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हैं तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो है ये हमारी एनर्जी ई है, इस तरह से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, ये वेव है, ये वेव वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है राइट हैंड साइड में प्लस के और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के, इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन में हम लोगों ने ये देखा जो कर्व जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है कहाँ पर, प्लस माइनस एन पाई बाई ए, जहाँ पर एन इज 1 2 3, और जो डॉटेड पैराबोलिक कर्व जो है वो क्या है, वो कंप्लीटली वो रीजन जो है दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जो बात की थी कि ये कहाँ से कहाँ तक है, कंटिन्यूस नहीं है कर्व, पहले 0 से पाई बाई ए तक गया कर्व, फिर डिसकंटिन्यूटी आई, फिर कहाँ पर पाई बाई ए पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आई, फिर पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए तक गया कर्व, फिर 2 पाई बाई ए पर डिसकंटिन्यूटी आई, फिर वहाँ से चालू हुआ कर्व, नेक्स्ट 2 पाई अपॉन ए से 3 पाई अपॉन ए तक कर्व गया एंड उसके बाद डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। अब ई और इस वैल्यू के की वैल्यू को अगर हम लोगों ने प्लॉट किया तो यहाँ पर पाई बाई ए पे डिसकंटिन्यूटी आई, तो 0 से इतना लेवल जो आया यहाँ पर एनर्जी की वैल्यूज आई, दैट मीन्स अलाउड बैंड आया, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी आ गई थोड़े से रीजन के लिए, इस रीजन में डिसकंटिन्यूटी है, दैट मीन्स कोई एनर्जी की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, इस बैंड को हम लोग फॉरबिडन बैंड बोलते हैं। अगेन नेक्स्ट चले तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस बैंड मिला हमको, अलाउड एनर्जी बैंड है, उसके बाद नेक्स्ट 2 पाई बाई ए से 3 पाई बाई ए तक, फिर यहाँ पर ये एनर्जी चलेगी यहाँ से तक, तो 2 पाई बाई ए पे अगेन एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है एंड वो फॉरबिडन बैंड है। तो 0 से ए तक अलाउड बैंड, सॉरी 0 से पाई अपॉन ए पाई बाई ए अलाउड बैंड, पाई बाई ए पे डिसकंटिन्यूटी आई, फिर नेक्स्ट इसी तरह से फॉरबिडन ई की एनर्जी की अगर बात करें तो फॉरबिडन बैंड एंड अलाउड एनर्जी बैंड हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है अलाउड एनर्जी होती है रीजन में, ये जोन में फ्रॉम पाई बाई ए टू माइनस पाई बाई ए, इसको हम लोग फर्स्ट ब्रिलियन जोन बोलते हैं। हमारे यहाँ पर जो है ये वाला जो पोर्शन है माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए, इस पूरे रीजन में अलाउड एनर्जी बैंड है, तो इस पूरे रीजन को हम लोग फर्स्ट ब्रिलियन जोन बोलते हैं। अभी वैसे ही आगे चलें तो हम लोग ने -2 पाई बाई ए से अब माइनस पाई बाई ए से -2 पाई बाई ए तक चले, नेक्स्ट जोन आ गया। इसी तरह से जोन जो है वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ब्रेक आया, फिर उस ब्रेक को हम लोग ऑब्वियसली फॉरबिडन रीजन बोलते हैं या फॉरबिडन बैंड बोलते हैं, फिर उनके बाद नेक्स्ट अलाउड एनर्जी जोन आती है, और इस रीजन में कौन सा है, माइनस पाई बाई ए से -2 पाई बाई ए या पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए, इस रीजन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ब्रिलियन जोन बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने फिगर में देखा, ठीक है। और इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं कर्व में, वैसे वैसे क्या है कि पूरी की पूरी क्या दिखती है हमको, अलग अलग ब्रिलियन जोन या अलाउड एनर्जी बैंड्स हमको दिखते हुए जाएंगे, ठीक है। और ये जो डिसकंटिन्यूटी की बात करें वो कहाँ पर होती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियन जोन के बाउंड्री पर ही होती हैं।
तो हर एक पोर्शन जो कर्व जो है वो नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी, जिसको अलाउड बैंड ऑफ एनर्जी बोलते हैं, और जो कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल एट द टॉप एंड बॉटम एंड दे आर पीरियोडिक नियर द टॉप एंड बॉटम विद कर्वेचर। ठीक है, टॉप एंड बॉटम पे कर्वेचर होते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। किस तरह से, ये देखो, अगर ध्यान से देखें तो जीरो से टॉप में देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ पर टॉप में देखें तो कर्वेचर है, बॉटम में देखें तो कर्वेचर है, फिर यहाँ से अलाउड में बॉटम में कर्वेचर, टॉप में कर्वेचर। तो इस तरह से जो है वो कर्वेचर जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और हम बोलते हैं कि जैसे जैसे P इंक्रीज होता है तो जो डिसकंटिन्यूटी है E के ग्राफ की वो रिड्यूस हो जाता है और कंटिन्यूस पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने डॉटेड लाइन से देखा ग्राफ में, और जो फॉरबिडन बैंड है वो डिसअपियर हो जाते हैं, और जो एनर्जी की वैल्यूज हैं वो प्रैक्टिकली कंटिन्यूस होती है। ध्यान देना, ग्राफ रिड्यूस टू अ कंटिन्यूस अगर P की वैल्यू डिक्रीज होती है। किस तरह से डिक्रीज हो रही है हमारी, इस तरह से हम लोग डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या बोलते हैं क्रॉनिक पेनी मॉडल। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।